हेलो एंड वेलकम बैक टू सोशल बी यूट्यूब चैनल। एक एडवाइजरी मीटिंग में नवाज शरीफ को किसी एमएनए ने कहा कि जीटी रोड शेरशाह सूरी ने बनाई थी। नवाज शरीफ ने पूछा ओ कौन सी, जिस पे एमएनए ने हैरान होकर कहा कि जनाब शेरशाह सूरी हिंदुस्तान का बादशाह था, उसने ये जीटी रोड काबुल से कलकत्ता तक बनाई थी। जिस पे मियाँ साहब बोले उन्हें कमीशन ते बड़ी खादी होगी। अगर आपने इस कंट्री का क्रिमिनल माइंडसेट देखना हो तो आप पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को देखें, आपको सब समझ आ जाएगी कि इस मुल्क में क्राइम रिपोर्ट क्यों नहीं होता, और जो होता भी है उसका हाल भी आप सब जानते हैं। आज की ये वीडियो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस जो कि मशहूर है मिस्टर 10% के नाम से, जी हाँ, मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के फादर का जिक्र कर रहा हूँ। आसिफ जरदारी सिंध के एक अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखता है। इसके फादर हाकिम अली जरदारी सिंध की बहुत सी ज़मीनें, बिजनेसेस और एक सिनेमा के मालिक थे। इसके अलावा ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इब्तदाई साथियों में भी शामिल थे और अपनी गलतियों की वजह से एक आधी बार भुट्टो से थप्पड़ भी खा चुके हैं। हाकिम अली जरदारी के 4 बच्चे थे, जिनमें से एक आसिफ अली जरदारी उनका इकलौता बेटा है। पॉलिटिक्स की बातें तो बाद में होती रहेंगी, पहले आपको बताते हैं कि जरदारी बहुत ही मल्टी टैलेंटेड हैं। आसिफ जरदारी ने एज ए चाइल्ड स्टार मूवीज सालगिरह और मंजिल दूर नहीं में भी काम किया है, लेकिन उनकी मंजिलें बहुत दूर थीं, इसलिए फिल्म फ्लॉप हो गई। आगे जाकर उन्होंने कंस्ट्रक्शन बिजनेस भी स्टार्ट किया, लेकिन बस किस्मत इन्हें बार बार इग्नोर करती रही जब तक कि ये पॉलिटिक्स में नहीं आ गए। शायद जरदारी को शौक है कि उनके बारे में बहुत से रूमर्स हों ताकि वो फेमस रहें, और इसीलिए एजुकेशनल ग्राउंड्स पर भी उनके बारे में एक और रूमर मशहूर है कि जरदारी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस में एडमिशन लिया था, लेकिन वो वहां से ग्रेजुएट हुए या नहीं ये किसी को नहीं पता। 1980s के स्टार्ट में तो जरदारी का पॉलिटिक्स से कोई लिंक नहीं था। कुछ टाइम बाद जरदारी ने नवाब शाह की प्रोविजनल असेंबली में एक सीट के लिए पेपर्स जमा करवाए, लेकिन उन पेपर्स को इलेक्शन होने से पहले ही वापस ले लिया। जरदारी ने बेनजीर से शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिक्स के मैदान में अपने कदम जमाना शुरू किए। मगर बेनजीर की शादी जरदारी से ही क्यों हुई? जब बेनजीर ने पार्टी संभाली तो उसे मजीद पावरफुल होने की जरूरत थी। जरदारी की फैमिली का सिंध में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था और हाकिम अली जरदारी की पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से दोनों फैमिलीज एक दूसरे को जानती थी। इसीलिए बेनजीर भुट्टो की मदर की ख्वाहिश पर 1987 में दोनों की शादी हो गई, लेकिन बेनजीर ने जरदारी को पॉलिटिक्स से दूर रहने को कहा। अब कुछ ही टाइम के बाद 1988 में जनरल जियाउल हक प्लेन क्रैश में मर गए और बेनजीर भुट्टो इलेक्शन जीतकर प्राइम मिनिस्टर बन गई। जनरली जरदारी अपनी वाइफ की फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन से दूर रहा, लेकिन वो और उसके कुछ साथी गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ करप्शन केसेस में फंस गए। 10 अक्टूबर 1990 को जरदारी को किडनैपिंग और भत्ताखोरी के इल्जाम में अरेस्ट किया गया। जरदारी पर इल्जाम लगा कि उसने एक ब्रिटिश बिजनेसमैन के पांव पर बॉम्ब बांधकर उसे भत्ता लेने की कोशिश की। भुट्टो के राइवल्स ने इस बात का फायदा उठाते हुए उसकी हुकूमत खत्म कर दी, इसीलिए जरदारी को भुट्टो एडमिनिस्ट्रेशन के खात्मे का रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। उसके बाद आसिफ जरदारी और बेनजीर को पाकिस्तान छोड़ने से मना कर दिया गया। बेनजीर के राइवल्स प्राइम मिनिस्टर मुस्तफा जतोई ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और स्टेटमेंट दी कि जरदारी ने अपनी वाइफ की पॉलिटिकल पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के सेटअप और लोन्स की परमिशन के लिए 10% कमीशन लिया है। इसके बाद से जरदारी को मिस्टर 10% का नाम दिया गया। 1990 में जेल के अंदर रहते हुए जरदारी नेशनल असेंबली का मेंबर बन गया। भुट्टो और पीपल्स पार्टी ने जरदारी की रिहाई के लिए कई बार प्रोटेस्ट और नेशनल असेंबली से वॉकआउट किया। जरदारी ने $20,000 की बेल पोस्ट की, लेकिन उसे भी एक गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के जरिए रिफ्यूज कर दिया गया। बाद में ऑर्डिनेंस को कैंसिल करके जरदारी को टेररिज्म और अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के मर्डर की साजिश में जुर्म से बरी कर दिया गया। इस तरह 1993 में जरदारी रिहा हो गया। 1994 में जरदारी को बैंक फ्रॉड के इल्जाम से भी बरी कर दिया गया और तमाम करप्शन के केसेस भी खत्म कर दिए। 1993 में जरदारी ने कैबिनेट मिनिस्टर बनकर नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म की। जब बेनजीर दोबारा मिनिस्टर बनी तो जरदारी ने इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर, चीफ ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो और हेड ऑफ द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की पोजीशंस हासिल की। जरदारी पर यह भी इल्जाम लगा कि वो प्राइम मिनिस्टर के शोहर होने की वजह से अनरेगुलेटेड इन्फ्लुएंस रखते हैं, लेकिन 1994 में जरदारी ने इन तमाम इल्जामात को डिनाई कर दिया। 1995 में मिस्टर 10% को चेयरमैन ऑफ द न्यू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन काउंसिल के लिए अपॉइंट किया गया। सेकंड भुट्टो एडमिनिस्ट्रेशन में एक और इम्पोर्टेंट वाकया हुआ। बेनजीर भुट्टो और उनकी मदर नुसरत भुट्टो के बीच मुर्तजा भुट्टो की वजह से लड़ाई हुई। मुर्तजा भुट्टो बेनजीर का छोटा भाई था जो पॉलिटिक्स में आना चाहता था, लेकिन बेनजीर ऐसा नहीं चाहती थी। इस मामले में जरदारी ने बेनजीर का पूरा साथ दिया। 1996 में मुर्तजा भुट्टो कराची में पुलिस के साथ शूट आउट करते हुए मारा गया।
नुसरत भुट्टो ने बेनजीर और जरदारी पर मुर्तजा के कत्ल का इल्जाम लगा दिया। मुर्तजा की बीवी ने भी जरदारी को जिम्मेदार ठहराया। मुर्तजा भुट्टो के मरने के 7 हफ्तों बाद प्रेसिडेंट फारूक लगारी ने भुट्टो गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। लगारी को भी बेनजीर और जरदारी पर करप्शन और मुर्तजा का मर्डर करने का शक था। जरदारी को लाहौर से दुबई फरार होने के दौरान अरेस्ट कर लिया गया। 1997 में जरदारी कराची जेल में रहते हुए सेनेट के लिए इलेक्ट हुआ। 1998 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें जरदारी की वास्ट करप्शन और पब्लिक फंड्स के मिसयूज की डिटेल्स थी। रिपोर्ट्स में बताया कि जरदारी ने किस तरह सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट्स और मुज़ाकरात किए और इन पर ऑब्जेक्शन लेने वालों को डिसमिस किया। 98 और 99 में जरदारी पर बहुत से डिफरेंट केसेस चले, जिसके रिजल्ट में जरदारी और बेनजीर को $8.6 मिलियन फाइन और 5 साल जेल की सजा हुई। 2003 में एक स्विस जज ने दोनों को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 6 महीने इम्प्रिजमेंट और $50,000 की सजा दी। 2004 में जरदारी को बेल पर रिलीज कर दिया, लेकिन एक महीने के बाद अनएक्सपेक्टेडली दोबारा अरेस्ट करके जरदारी को घर में नजरबंद कर दिया और एक दिन बाद ही $5,000 की बेल पर रिलीज कर दिया। जरदारी की रिहाई, रीअरेस्ट और दोबारा रिहाई मुशर्रफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान बढ़ते हुए फ्रेंडली रिलेशंस का साइन था। उसके बाद जरदारी जिला वतन होकर दुबई चले गए। 2005 से 2007 के दौरान बहुत सी कंट्रोवर्सीज में जरदारी और बेनजीर का नाम आया। 2007 में बेनजीर ने दोबारा इलेक्शन लड़ने की अनाउंसमेंट की। 27 दिसंबर 2007 को बेनजीर भुट्टो को एक जलसे में कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद जरदारी वापस पाकिस्तान आया और पार्टी संभाली। इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी जीत गई, मगर जरदारी ने खुद प्राइम मिनिस्टर बनने की बजाय यूसुफ रजा गिलानी को प्राइम मिनिस्टर बनाया और खुद प्रेसिडेंट बन गया। भुट्टो के सपोर्टर्स ने बेनजीर का कत्ल का जिम्मेदार मुशर्रफ को ठहराया, जबकि मुशर्रफ ने स्टेटमेंट दी कि भुट्टो फैमिली मतलब बेनजीर और मुर्तजा के कत्ल का जिम्मेदार जरदारी है। बेनजीर के मरने का सबसे ज्यादा फायदा जरदारी को हुआ और जरदारी ने 5 साल एज अ प्रेसिडेंट बेनजीर भुट्टो केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन इस स्टेटमेंट के बावजूद भी पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स ने जरदारी को भरपूर साथ दिया। 8 सितंबर 2013 को जरदारी की एज अ प्रेसिडेंट 5 साल कंप्लीट हुए और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के साथ ऐवान सदर से रुखसत किया गया। उसके बाद जरदारी अपनी पार्टी में एक्टिव रहे। 2016 में जरदारी ने अनाउंस किया कि वो और उनका बेटा बिलावल दोनों 2018 के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। 2017 में मिस्टर 10% अपने आखिरी पेंडिंग केस से भी बरी हो गए, जिसकी वजह से उस पर इलीगल एसेट्स होने का इल्जाम था। जरदारी के राइवल इमरान खान का ख्याल था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान होने वाली किसी डील की वजह से जरदारी केस से बरी हुआ है। कुछ अर्सा पहले ही ट्विटर पर एक पिक्चर वायरल हुई। ये नेदरलैंड की टेक्स्ट बुक में करप्शन के सब्जेक्ट की इमेज थी, जिसमें पढ़ाया जा रहा था आसिफ अली जरदारी की करप्शन। उस सब्जेक्ट में मजीद ये भी कहा गया था कि स्टूडेंट्स इस बारे में लिखें कि जरदारी को मिस्टर 10% क्यों कहा जाता है। मिस्टर 10% और करप्शन केसेस का चोली दामन का साथ है। हाँ, ऐसा ना होता अगर उनकी पहली फिल्म फ्लॉप ना हो। आसिफ अली जरदारी की जिंदगी वेलकम मूवी के उदय भैया जैसी ही है। दोनों का ख्वाब था कि उनको फिल्म एक्टर बनना है और वो ख्वाब टूटने के बाद दोनों को करप्शन और क्राइम के अंदर ही अपना फ्यूचर नजर आया और हम सब ने देखा कि उदय भैया और आसिफ जरदारी दोनों ही इस फ्यूचर में सक्सेसफुल रहे। काश के डायरेक्टर और राइटर थोड़ी और मेहनत कर लेते ताकि हम ऐसे फिल्म स्टार को ना खोते। आसिफ अली जरदारी के करप्शन केसेस ना खत्म होने की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उनकी फ्लॉप फिल्म्स हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।